नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है इनको जानिए। आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं जिनके व्यक्तित्व के बारे में और जो उनकी प्रतिभा होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। आज हमने यहाँ पर दावत दी है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर मुजफ्फरपुर बिहार से सुपरिचित शायरा, गजलगो, कवयित्री और शिक्षाविद डॉक्टर आरती कुमारी को अभी थोड़ी देर में हम उनको यहाँ पर इस मंच के साथ जोड़ते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, आरती जी भी सुन रही होंगी कि हमारे कुछ मित्र यहाँ पर अब जुड़ने शुरू हो गए, लेकिन उनका नाम तो मैं लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हमारे आज के व्यक्ति हैं, आज के विशेष अतिथि हैं, उनको इस मंच के साथ जोड़ते हैं। डॉक्टर आरती कुमारी को मुजफ्फरपुर बिहार से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? सादर प्रणाम सर। बहुत खुशी हो रही है आपके पटल से जुड़कर, और जितने भी श्रोतागण दर्शकगण इससे जुड़े हुए हैं सबका मैं सादर अभिवादन करती हूँ। आपका स्वागत है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। देखिए, बहुत इंतजार करवाया आपने, कई बार आपके साथ बात भी हुई थी, लेकिन आप इतना व्यस्त रहते थे और आपके साथ वो अवसर बन ही नहीं पा रहा था कि आप हमारे मंच के साथ जुड़ेंगे और आज का कार्यक्रम करेंगे। वैसे हमारे मित्र जानते हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। सरिता कुमार हमारे मंच के साथ जुड़े हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मंच के साथ जुड़ गए हैं। भारत दास जी वो भी जुड़ गए हैं। मित्रों, आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। गज़लें लिखती हैं, उर्दू में शायरी करती है, हिंदी में लिखती है, अंग्रेजी में लिखती हैं और गाती बहुत अच्छा है, संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है। यही तो विविधता है हमारे मेहमान की और साथ में हमारे इस मंच की। संतोष रैना जी भी जुड़ गई, आपका स्वागत कर रही है डॉक्टर आरती कुमारी। तो मैं चाहता हूं, आपका परिचय तो मैं मित्रों को देता हूं। आप शुभारंभ कैसे करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम का? जी, आपने जैसा कहा कि मुझे संगीत भी बहुत प्रिय है, और माँ वीणा पानी की आराधना करके जो मेरे शब्द सुमन है मैं उनको समर्पित करती हूँ, और उनकी आराधना स्वरचित अपने गीत से प्रस्तुत करती हूँ। आपका स्वागत है। शारदे शारदे तुम्हारी वीणा में, शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है। सातों सुर की स्वर लहरी से, सातों सुर की स्वर लहरी से अनहद खुशियों का बजता है। शारदे हे हंस वाहिनी जीवन को सुंदरता से सज्जित कर दो, अपनी विद्या के अमृत से जीवन को मंगलमय कर दो। ज्ञान दीप तुमसे जलता है और घोर अंधेरा मिटता है। शारदे सारे जग की सुनती हो माँ, मेरी भी तुम बिनती सुन लो। अपनी ममता के आंचल से मेरे कष्टों को तुम हर लो। माँ तेरे चरणों में आकर विश्वास का संबल मिलता है। शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत
जहाँ का बसता है, शारदे शारदे। क्या बात है, बहुत सुंदर डॉक्टर आरती कुमारी जी, बहुत सुंदर गायन। और माँ शारदे को याद करते हुए मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तो कश्मीर से हूँ, जिसको शारदा पीठ भी कहा जाता है। माँ शारदे का पीठ है कश्मीर। तो बहुत अच्छा आपने आरंभ किया। बहुत सारे मित्र अब हमारे साथ जुड़ गए लगातार। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, निरुपमा सिंह जी जुड़ गई, अशोक मिश्री जी, डॉक्टर प्राची सिंह जी, गोपाल कृष्ण जी, अमृता गिरीश जी, अरुण कुमार पासवान जी, बहुत सारे मित्र जुड़ गए। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस मंच के लिए बहुत अच्छी बात है, आज हमारे बीच आप इस पटल पर उपस्थित हैं। और मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, आपका परिचय मेरे पास है, उसके बारे में मित्रों को आपका परिचय देना चाहूंगा। वैसे तो फेसबुक के माध्यम से लोग आपको जानते हैं, आपकी प्रतिभा से वाकिफ हैं। आज की हमारी जो अतिथि हैं, सुपरिचित कवियत्री, गजलगो और शिक्षाविद डॉक्टर आरती कुमारी, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ी है। मित्रों, आपने डबल एमए किया है हिंदी और अंग्रेजी में। और सबसे इसमें विशिष्ट बात यह है कि हिंदी में एमए करने के बाद अंग्रेजी करके फिर आपने पीएचडी भी किया है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि आपका विषय क्या रहा है। और आप इस समय बिहार सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में वहाँ पर आप व्याख्याता हैं। और आपने हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में रचनाएं लिखी हैं, आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और धड़कनों का संगीत जो काव्य संग्रह है वो पुरस्कृत है आपका। और आपके संपादित गजल संग्रह भी हैं, ये नए मिजाज का शहर है। और एक और संग्रह जो है, जो साझा गजल संग्रह, वो भी प्रकाशित है। और वर्तमान में आप अपनी नौकरी के साथ जो आप रोजी रोटी कमाते हैं, उसके साथ साथ आप साहित्य जगत में बहुत ही सक्रिय हैं। और बहुत सारे मित्र आपको फॉलो भी करते हैं, डॉक्टर आरती कुमारी। तो आपने क्या कारण है, एमए तो आपने हिंदी में किया है, तो अंग्रेजी में डॉक्टरेट किया आपने, क्या विषय लिया था आपने? नहीं सर, मेरा विषय अंग्रेजी ही रहा है। मैंने ग्रेजुएशन अंग्रेजी से किया। हालांकि मेरा बैकग्राउंड आईएससी रहा है, साइंस से रहा है। और केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की थी +2 की। लेकिन साहित्य के प्रति शुरू से रुझान रहा। और ये कहा जाता है कि हमारे माता-पिता के अलावा जो शिक्षक होते हैं, उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो हमारे एक शिक्षक हैं, आदरणीय परम श्रद्धेय रामेश्वर द्विवेदी सर, जो हिंदी की कक्षाएँ लेते थे। तो वो वहाँ से मुझे लगता है कि साहित्य का बीजारोपण हुआ। और जब वो पढ़ाते थे तो वहाँ पर चाहे वो किड्स हो, शैली हो, वर्dsworth हो, या साथ में महादेवी वर्मा हो, निराला हैं, पंत हैं, और दुष्यंत है, निदा फाजली, बशीर बद्र, मतलब ये क्या पूरा जो बात है, क्या रचनात्मक बात साहित्य का जो संसार था। और पढ़ाते वक़्त जब वो शेर पढ़ते थे और कई कोटेशंस कविताओं के बोलते थे, तो एक अच्छी स्टूडेंट होने के नाते वो एक होता था कि मैं बस उसको पकड़ लूँ और जल्दी-जल्दी मैं उन सारी चीज़ों को लिख लेती थी। तो एक डायरी सी बन गई थी। और तभी से एक चिंतन शुरू हो गया था कि ये भी एक संसार है, साहित्य भी एक संसार है, और इसके बिना शायद हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो साहित्य के प्रति रुझान हुआ, तो मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया अपना, एमए किया। और उसके बाद पीएचडी डॉक्टरेट मैंने इंग्लिश में किया। हिंदी बाद में मैंने किया, क्योंकि एक सवाल ठीक। जो बार-बार कई लोग बोलते हैं कि आप अंग्रेज़ी की हैं, तो आप हिंदी में कैसे आ गईं, हिंदी में कैसे लिखा? तो उनको शायद मतलब सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है कि हाँ, आप हिंदी भी पढ़े हुए हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हिंदी तो मातृभाषा है। आप अभिव्यक्ति जो करते हैं, वो अपनी मातृभाषा में करते हैं। तो इस सब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। साइंस के बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस है और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये संवेदनाओं का खेल है, अभिव्यक्ति आपकी किस प्रकार से हो रही है। तो मैंने बस ये हिंदी की एक जो डिग्री होती है कि भई वैसे लोग जो तो समझ रहे हैं विषय कि मुझे विषय क्या हिंदी लिया का था ज्ञान आपने? नहीं है। तो जी? पीएचडी का विषय क्या लिया था आपने? मेरा ये अंग्रेजी में था लिरिसिज्म इन द पोएम्स ऑफ कबीर एंड सरोजिनी। चूँकि क्या मुझे बात है।
म्यूज़िक से बहुत प्रेम है और शुरू से हमारे घर में जो एक आध्यात्मिक संसार जो हमारा था और परिवेश जो ऐसा मिला, मेरे माता-पिता दोनों बहुत ही रिलीजियस हैं, तो कबीर के भजन बहुत सारे सुने, कबीर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ब्रह्मानंद, तो एक निर्गुण का जो संस्कार आया और सच में एक खोज जागृत हुई, फिर कबीर को बहुत पढ़ा, तो मेरे मन में एक ये था कि मैं इसको रिसर्च करूँ। तो कबीर से मिलता-जुलता फिर सरोजिनी नायडू आई, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो वो मेरा एक इंक्लिनेशन उनके तरफ भी था ही। तो दोनों को कंपेयर करके उनकी जो लिरिकल क्वालिटी है, उस पे फिर मैंने रिसर्च किया। जी। कबीर तो मेरे भी प्रिय बहुत हैं। कबीर मुझे बहुत पसंद है। और जी। जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैंने विशेष सब्जेक्ट के रूप में कबीर को ही लिया था। तो जी। क्यों न कबीर का एक बहुत अच्छा भजन हो जाए, उसके बाद हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। जी, सुनाती हूँ। मुझको कहाँ ढूँढे रे बंदी, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जोग संन्यास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं संन्यास में। मुझको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, क्या खोजी बात है। होए तुरत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदी, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। जी। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कबीर अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हैं। और कबीरदास जी ने जो लिखा है, सही बात है, मन की गहराइयों तक उनकी वो बात जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस बीच में बहुत सारे मित्र, और अनिता पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई, आपको आशीर्वाद दे रही है। और निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई। अरुण कुमार पासवान जी लगातार जुड़े हैं। इस तरह से शुभ्रा उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गई। और बाकी तो बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में आप देख सकते हैं। और कमेंट्स जो है उन पर आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। अच्छा, आपके परिवार में आध्यात्मिक वातावरण था, आपने कह दिया, क्या साहित्यिक माहौल भी था जिसकी वजह से आपको ये पृष्ठभूमि आपकी बनी? और चूंकि आपने बहुत अच्छी बात आप में ये है आरती जी, आप उर्दू में भी लिखती है, उर्दू का मिजाज जो है उसने उसको आपने बहुत, अब सुनेंगे ना आपकी उर्दू की रचनाएं भी सुनेंगे। और आप अंग्रेजी में लिखती हैं। आप अंग्रेजी में तो आपने खैर डॉक्टरेट किया है। आपने अंग्रेजी के किस कवि को नहीं पढ़ा होगा? आपने कीट्स को पढ़ा होगा, आपने एजरा पॉन्ड को पढ़ा होगा, आपने वर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, आपने तो बहुत सारे कवियों को पढ़ा होगा। और साथ में हिंदी में तो आप लिख ही रही हैं। परिवार में कुछ ऐसा था बैकग्राउंड जिसकी वजह से आपको और बूस्टिंग मिली और आपको आप प्रोत्साहित हो गई इस दिशा में? जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही एक मेरा अच्छा जो बचपन है, वो बहुत ही अच्छा सुरक्षित और बहुत ही सुंदर परिवेश मुझे मिला। तो मेरे माता-पिता चूँकि रिलीजियस हैं, तो वो भी लिखा करते थे, भजन वगैरह जो भी उनकी अभिव्यक्ति होती थी, तो वो भी लिखते थे। और चूँकि संगीत का भी माहौल था इसलिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन वो क्लासिकल वोकल सीखती थी, मेरे भैया तबला प्लेयर थे, सबने ग्रेजुएशन किया, प्रभाकर किया।
तो एक वो म्यूज़िक का भी माहौल था कि अच्छा मम्मी-पापा ने कोई भजन लिखा और चलो अब तुम इसको संगीतबद्ध करो, तो दीदी गाती थीं, भैया तबला बजाते थे और हम लोग पीछे-पीछे गाते थे। तो एक जो लिखने की परंपरा नहीं कहूँगी, एक अभिव्यक्ति जो होती है, एक्सप्रेशन वो होता है। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत बातचीत भी किया करते थे, तो हमारी कम्युनिकेशन भी थी, तरह-तरह के एग्ज़ाम्पल देना, संत महात्माओं के बारे में बताना, उनके उदाहरण से, एग्ज़ाम्पल्स के कहानियों के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें एक मन में रचना संसार जैसे वो बुनना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि संगीत, साहित्य, अध्यात्म और जो भी संस्कार वो कहीं न कहीं परिवार से ही पुष्पित पल्लवित होता है और मेरे अंदर उनके ही संस्कार हैं जो जो उन्होंने मुझ में बीजारोपण किया और वो धीरे-धीरे समय के साथ, अनुभव के साथ वो प्रगाढ़ हो रहा है, अध्ययन के साथ वो प्रगाढ़ हो रहा है। तो परिवार में जब आपकी शादी हुई उसके बाद क्या माहौल रहा, कितना आपका आपको साथ मिला अपने परिवार का, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप हिंदी में कोई गीत सुनाइए। जी, हिंदी का एक गीत है। तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, गए हो जब से सांझ सकारे तेरी राह तकूं, तुम बिन बोलो मेरे सजना कैसे धीर धरूं, गए हो जब से सांझ सकारे तेरी राह तकूं, तुम बिन बोलो मेरे सजना कैसे धीर धरूं, यादों का संतूर है जिसमें धड़कन करती शोर, क्या बात। यादों का संतूर है जिसमें धड़कन करती शोर, सागर से भी गहरी है जिसका और न छोर, तुम खुशबू हो प्रीत कंवल की मैं उसकी शबनम, तुम छंदों में गीतों में हो मैं उसकी सरगम, भावों की गलियों में ले चल ओ मेरे चित चोर, वाह वाह। सागर की भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर। और ये आखिरी बंद देखिए, उस क्या अलौकिक प्रेम की बात इसमें कि तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग जिया, तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग जिया, सब कुछ तेरा अर्पण तुझको क्या लागे है मोर, सब कुछ तेरा अर्पण तुझको क्या लागे है मोर, सागर से भी गहरी है जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है जिसका और न छोर। क्या बात है, जी। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर प्राची सिंह जी लिख रही है, आपने संगीत भी सीखा है क्या? मंत्र मुग्ध कर दिया आपने आपकी गायकी ने। तो उनकी ये जिज्ञासा आप जरा दूर करिए। जी संगीत तो ट्रेनिंग नहीं की फॉर्मल, मैंने कथक नृत्य सीखा, मेरी दीदी वोकल सीख रही थी तो मैंने कथक नृत्य पे बेसिक ट्रेनिंग की और चूँकि संगीत का माहौल रहता है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और ईश्वर की जो भी देन है बस उसको मैं तराशने की कोशिश कर रही हूँ या जो भी कर पा रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आप
आपका ब्याह हुआ और आप ससुराल में चली गई, तो नए वातावरण में आप चली गई, तो वो जो मायके से लेकर आप गई थी वहां पर, तो वो उसको जारी रखने में, कंटिन्यू रखने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्योंकि नया वातावरण था, नए परिवेश में आप गई थी, तो कितना साथ मिला आपको, कितना आपको उनका संबल मिला इस दिशा में कि आप अपनी संगीत, देखिए संगीत तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कला है अपने आप में, और साथ में साहित्य और संगीत लेकर आप गई थी अपने ससुराल में, उसको जारी रखने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, या उनका पूरा पूरा साथ रहा आपको? जी, एक्चुअली क्या है कि जो मेरी शादी हुई जब मैं पार्ट वन में थी, ग्रेजुएशन के पार्ट वन में इंटर किया था और जस्ट पार्ट वन में गई थी, तो उस समय मेरी शादी हुई 20 साल में। तो उस समय तक ये उतनी समझ नहीं होती है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। बस हम करते जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में जो चीज़ें होती हैं, बस आप पार्टिसिपेट करते जाते हैं। अब आपके पर्सनैलिटी में कितना वो निखार आ रहा है या आपके अंदर किन-किन चीज़ों का समावेशन हो रहा है, उस समय उतना नहीं पता चलता है। साहित्य है तो बस आप कुछ-कुछ कविताएँ लिख रहे हैं, स्कूल मैगज़ीन में आ रही है, कॉलेज मैगज़ीन में आ रही हैं चीज़ें। कोई सॉन्ग का कॉम्पिटिशन है, आप उसमें भाग ले रहे हैं, कोई डिबेट है, कोई एक्सटेम्पोरेरी है, तो आप भाग ले रहे हैं। तो एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और पर्सनैलिटी को निखारता है। लेकिन जब शादी हुई थी तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं सच में कोई साहित्य कर रही हूँ या कोई विधा मैंने पकड़ा कि नहीं कविता ही लिखूँगी या कुछ नहीं। उस समय बस ये था कि ससुराल को देखना है, अपनी नई ज़िम्मेदारियों को सँभालना है और अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। बस ये एक बात थी कि जब शादी हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने अब इन-लॉज़ से कहा था कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है आगे भी, तो इसको आप पढ़ने के लिए अनुमति देंगे या नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। तो मेरा पहला फ़ोकस तो पढ़ाई वो था। तो ग्रेजुएशन किया मैंने, एमए किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी जी, आप बोलिए तो बोलिए। जी जी, जी। उसके बाद फिर मैंने बीएड की, अपना पीएचडी रिसर्च वर्क किया, फिर एमएड किया और उसके बाद फिर अभी पीएचडी एजुकेशन में मेरा चल रहा है क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, तो वो मुझे ज़रूरी लगता है, वो भी मैं कर रही हूँ। और साथ में ये जैसे-जैसे एक किसी भी चीज़ के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक परिवेश आपसे बहुत चीज़ें करवाता है और जब सराहना मिलती है तो या जो हमारे वरिष्ठ हैं अगर उनको संभावनाएँ दिखती हैं आपके अंदर, तो जब वो प्रोत्साहित करते हैं तो फिर आपको एक संबल मिलता है कि अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि जब मैं मुज़फ़्फ़रपुर आई और मेरी जॉब हो गई 2006 में, हालाँकि मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में शुरू में काम किया, फिर जब गवर्नमेंट में मैं आ गई, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा साहित्यिक माहौल है और यहाँ पे जितने भी साहित्यकार हैं, बहुत ही ज्ञानी, गुणी और एक अपने नई पीढ़ी को तैयार करने वाले। तो उनका जब सानिध्य मिला और उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी कविताओं में ये बात है, आप गीत बहुत अच्छा पढ़ती हैं या आप ग़ज़ल आप उस क्षेत्र में भी आप जा सकती हैं। और अच्छे गुरु मिले, उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई और फिर अध्ययन बहुत मैंने किया। तो मुझे भी लगा कि हाँ, अगर किसी को कुछ दिख रहा है मेरे में तो उनकी अनुभवी नज़र का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए और अगर मैं टाइम दे सकती हूँ इन चीज़ों पे, तो क्यों ना दूँ? फिर मैंने अध्ययन शुरू किया और गोष्ठियों में जाना शुरू किया और जब मुझे प्रोत्साहन मिलते रहा, स्नेह मिला, बाहर भी लोगों ने बुलाया और सबका बहुत प्यार स्नेह मिला, मैं बहुत आभारी हूँ सभी की जो पाठक वर्ग हैं, जो श्रोतागण हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, तो धीरे-धीरे ये सफ़र मुझे लगता है कि 13-14 में ये सफ़र बाकायदा शुरू हुआ कि हाँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं फिर आसान, सरल, सहज, आसान बनता गया फिर आपका ये हाँ। सफर, जी, जी। और आप आगे बढ़ती गई। जी। चलिए इसी बात पर बातचीत तो हम जारी रखेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ बातें करनी है। आपकी गजलें बहुत अच्छी हैं और आप तरन्नुम के साथ बहुत अच्छा गाती हैं। और चूंकि आप उर्दू में भी लिखती हैं, तो वास्तविक रूप से तो उसमें उर्दू की जो नज़ाकत है, उर्दू उर्दू की जो लय है, वो तो विशेष रूप से आई ही होगी जी। उनमें। तो आप एक गजल तरन्नुम के साथ सुनाइए, हमारे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, जी। तो मेरी एक किताब जो आई है साथ रखना है, तो मैं इसी हाँ। से एक अरे गज़ल, ये रदीफ़ है, साथ रखना है और इसी से मैं ये गज़ल सुनाती हूँ।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। क्या बात है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। शेर वाह, देखिए। बहुत सुंदर। कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको, कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको, तुम्हें गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, क्या बात। तुम्हें गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। और ये वाह। शेर। जी जी। मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम, मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, मैं क्या बात। दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। और ये आखिरी शेर देखें। वाह वाह। सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ हाँ, रखना है, बहुत सुंदर, हमें बहुत सुंदर। मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सारे मित्र बहुत आनंद ले रहे हैं आपकी रचनाओं का। और जी डॉक्टर प्राची सिंह ने लिखा है कि बहुत सुंदर काफिया है आपकी इस गजल का। और डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। अत्यंत मधुर और बहुत सुंदर कह रहे हैं। और अनदा पाटनी जी, क्या अपनी गजलों का एल्बम बनाने का विचार है आपका? उनकी भी जिज्ञासा है, तो बताइए। जी, और हो सकता है कि ये मैं नेक्स्ट ईयर में प्लान करूं। मेरी भी एक जिज्ञासा है कि कुछ गजलों को संगीतबद्ध स्वरबद्ध करवाया आपने, या आपकी आवाज में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है क्या आपकी? नहीं क्योंकि सर। आप तो आकाशवाणी दूरदर्शन से भी कार्यक्रम प्रसारित करती रही हैं जी। हाँ, आकाशवाणी, दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग्स वगैरह हुई हैं, लेकिन मैंने अपना पर्सनल कोई एल्बम नहीं निकाला है किसी म्यूज़िक कंपनी के थ्रू। और जहाँ तक गज़लों की बात है, तो ऐसे कुछ गज़ल सिंगर्स हैं जो मेरी गज़लों को लाइव मंचों से गाए हुए हैं, जैसे अहमद रज़ा साहब हैं, मुंबई के बहुत ही अच्छे गज़ल गायक हैं। उन्होंने कई बार स्टेज शोज़ में मेरी एक गज़ल गाई है, आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम राग, उन्होंने ही कंपोज़ किया था। हालाँकि मैं अपनी गज़लें जब प्रस्तुत करती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरी अपनी धुन हो और मैं उसमें कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मैं अपने तरीके से अपनी भावनाओं के हिसाब से उसको स्वर में पिरोकर प्रस्तुत करती हूँ।
प्राची जी का ये सुझाव है कि आप बिल्कुल एल्बम बनाइए और खुद गाइए, अपनी जी, जी। आवाज में स्वरबद्ध करिए और बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई आप तो बहुत मधुर गाती हैं, आपका कंठ तो बहुत मधुर है, बहुत बढ़िया तरन्नुम के साथ। आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका एक और रूप है, आप आरती जी अंग्रेजी में भी लिखती हैं। तो अंग्रेजी में चूंकि खैर आपने तो उसमें महारत हासिल की है, आपने डॉक्टरेट भी उसमें किया है। अच्छा, पहले ये बताइए कौन सा कवि आपको बहुत पसंद है, किसने प्रभावित किया है ज्यादा आपको? सबसे ज़्यादा तो दिनकर, दिनकर की जब रश्मि रति जो हम लोग कॉम्पिटिशन में करते थे, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडा वाए कुछ और निकर, मतलब ये जो एक ओज की कविताएं और पंत निराला, इनकी जो प्राकृतिक नेचर पोइट कहा जाता है उनको। और इंग्लिश में भी देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं। तो ये ऐसे, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह सकती बहुत ज़्यादा किसी को मैंने पढ़ा, सबको पढ़ा। जब पढ़ने का शौक हुआ तो फिर सबको पढ़ा और सबका ट्रेंड देखा कि कैसे किसी चीज़ को आप एक जो कवि जो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो एक कवि का जो विज़न होता है, वो किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को देखने की उसकी दृष्टि कैसी होती है। फिर ये विचार शुरू हुआ कि ये जो फूल है वो हम भी देखते हैं, लेकिन जो चाँद है वो हम भी देखते हैं, लेकिन कोई कैसे कह देता है कि 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो एक सिंपल सी जो चीज़ें हैं, हम वैसी क्यों नहीं तारीफ़ कर पाते, हम वैसे किसी चीज़ को विज़ुअलाइज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो थोड़ी गहराई में चीज़ें चली जाती हैं। तो पोएट्स मुझे लगभग किसी सबकी अपनी अदा है, सबका अपना एक सबकी अपनी एक विशेषता है। तो हालाँकि मुझे प्रेम कविताएँ भी बहुत पसंद आती हैं, शमशेर बहादुर सिंह है, केदारनाथ सिंह है, इन सबकी प्रेम कविताएँ भी मुझे बहुत अपील की, अमृता वो जी कविताएं भी की। आपसे सुनेंगे, आपने निश्चित रूप से लिखी होंगी। और जी। अंग्रेजी में कुछ कोई अपनी अपनी स्वरचित रचना सुनाइए आप, आपका स्वागत है। जी तो एक पोएम है ट्रू लव, इस ये प्रकाशित हुई है बहुत सारे एंथोलॉजीज़ में। एवरी ह्यूमन हार्ट वांट्स लव एंड पीस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड वेयर पीपल आर सेल्फिश। Desire for true love is not a crime. It is beyond the feeling of yours or mine. It happened in just no time, unable to explain even a single line. True love is not so easy to find, whether you wander in cloud or sunshine. Meaning of true love is still the same. It is an unsolved puzzle for the brain. There is no calculation for loss or gain. One has to face the hurdle and pain. It asks the selfless love for the one, the love that is spiritual with no condition. It is the name of devotion and sacrifice. It is the game of giving and being crucified. Let someone special knock at your door. Let someone special knock at your door. Be ready to accept what life has in store. Never clash your ego with the person you like. Never clash your ego with the person you like. Never try to hurt him or let him go by. Just melt like an ice, disappear like a drop. Just melt like an ice, disappear like a drop. Just be of someone and experience pure love. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। धारा प्रभा आपने कविता सुनाई, जैसे अंग्रेजी भी आपकी भाषा है। इस बीच में भूपेंद्र सिंह रैना जी जम्मू से जुड़े हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और कवि हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी मित्र तो लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी कविता थी, अभी आगे भी आपकी सुनेंगे। और ये बताइए कि आप, जो मुझे पता चला है कि आप जो सेवा करते हैं बिहार सरकार में, आपकी जो पोस्टिंग है अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? So 35 kilometers. अब जब बताइए, एक तरफ से 35 किलोमीटर, आना जाना जी। 70 किलोमीटर हो गया। यानी लगभग आपके 5 घंटे यात्रा में निकलता होगा रोज। हम्म। घर से निकलना, अपने ऑफिस पहुंचना, उसके बाद वहां पर सेवा देना, उसके बाद लौट के आना, कितनी बहुत ही थकान वाली भरी यात्रा होती रही होगी।
तो इस आपाधापी में, इस भाग दौड़ में आप नौकरी भी करती हैं, अपनी घर गृहस्थी भी चलाती हैं, और साथ में आप इतना सृजन भी करती है। ईश्वर आपको संबल दे, ईश्वर आपको और शक्ति दे और वरदान दे। तो कैसे इसको मैनेज करती आप? हमारे बहुत सारे मित्र ये जानना चाहते हैं आपसे। जी देखिए, एक्चुअली जो टीचिंग प्रोफ़ेशन है वो मेरा पैशन है। शुरू से मुझे चूँकि शिक्षकों ने बहुत प्रभावित किया और मुझे एक समझ में आई कि शिक्षक किसी के जीवन को वो बदलने की क्षमता रखते हैं। तो एक इंक्लिनेशन शुरू से था, और जब आप किसी चीज़ को पैशन के साथ करते हैं, फिर वो आपको हेक्टिक नहीं लगता है और बोरियत भी नहीं महसूस होती है। कोई थकान मुझे महसूस नहीं होती है। मैं 1-1 घंटे डेढ़-डेढ़ घंटे का लेक्चर्स लेती हूँ। लेकिन मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती है कि मैं कोई काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एन्जॉय करती हूँ। और घर की ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि वो तो चूँकि रूटीन ऐसा बन जाता है, आप जहाँ-जहाँ ज़िम्मेदारियाँ अपनी महसूस करते हैं कि मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ, एज़ ए लेक्चरर, और आपकी आपके समाज की एक ज़िम्मेदारी है। तो ये जब आप ज़िम्मेदारियाँ महसूस करते हैं, तो वो खुद ही खुद आपके चीज़ों में आ जाती है कि यू हैव टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। तो अपने आप वो रूटीन बन जाती है, और आप मतलब एक फीलिंग आती है कि मैं हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करूँ, उससे बेईमानी ना करूँ। तो वो 19-20 हो जाता है, लेकिन एन्जॉय करती हूँ। एक्चुअली मैं लाइफ़ को एन्जॉय करती हूँ, और मैं बहुत क्या? शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर की कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, और जब भी मिलाया मुझे अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छे लोगों की संगति दी, जो कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो मुझे अच्छे-अच्छे लोग मिलते जाते हैं, उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, और मैं प्रेरित होती हूँ, और मैं अपने लाइफ़ को आगे ईज़ी वे में तभी मैं ले जा पा रही हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, जिंदगी का जो मूल मंत्र है वो तो यही है कि आप हमेशा सकारात्मक रहिए, ऊर्जा के साथ काम करिए, और आप फिर देख लेंगे आपके तन मन में कोई थकान नहीं महसूस होगी। फिर जब आप हुँ, एक पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं और अपनी दिशा तय कर लेते हैं, और अपनी जीवन की यात्रा के साथ साथ जो दैनिक यात्रा होती है उसमें आप लगे रहते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर उस तरह की थकान महसूस होनी चाहिए। इसी नोट पर एक अच्छी हुँ, सी गजल और सुनाइए अपनी। बहुत अच्छी गजल जी। गजलें लिखती हैं आप, बहुत पसंद की गई बहुत हमारे मित्रों द्वारा। लगातार आपका कार्यक्रम, ओम सप्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कह रहे हैं कि ग्रेट इमोशनल पोएम इन इंग्लिश। आपको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सप्रा थैंक जी, यू। बहुत अच्छा लगा आप जुड़ गए। जी, सुनाइए गजल, बहुत अच्छा। जी, एक गज़ल का मतला और 1-2 शेर, मतलब छोटी-छोटी ही सुनाती हूँ, ताकि मैं कुछ और ज़्यादा सुना सकूँ। सुनिए। गम से जब मिलना मिलाना हो गया, कम खुशी का आना जाना हो गया। क्या बात है, गम बहुत। से जब मिलना मिलाना हो गया, मिलते ही परवाज़ पंछी उड़ गए, मिलते ही परवाज़ पंछी उड़ गए, पेड़ का किस्सा पुराना हो गया, कम खुशी का आना जाना हो गया, गम से जब मिलना मिलाना हो गया। और ये शेर बतौर ख़ास। आपका एक ज़रा तितली हवा में क्या उड़ी, एक ज़रा तितली हवा में क्या उड़ी, उसका तो दुश्मन ज़माना हो गया, उसका तो दुश्मन ज़माना हो गया, कम खुशी का आना जाना हो गया।
बहुत अच्छा। नेकियां तहजीब रिश्ते चाहते, नेकियां तहजीब रिश्ते चाहते, इनको देखे तो जमाना हो गया, क्या बात है। कम खुशी का आना जाना हो गया, गम से जब मिलना मिलाना हो गया। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपके श्रीमान जी जो है, क्या उनको साहित्यिक रुचियां हैं, वो कितना आपकी इन रुचियों में साथ देते हैं, या आपने उनको शायर बना ही दिया? नहीं, ये ज़रूरी होता है कि निंदक नियरे राखिए, जो भी अच्छा जो लेखक या जो भी साहित्यकार हुए हैं, तो आप देखिएगा कि एक जो पहला पाठक होता है या पहला श्रोता होता है, वही होता है। तो घर में कुछ भी रचनाएँ होती हैं, पहले मेरे पेरेंट्स साथ में थे, मेरी मदर थीं, तो पहली श्रोता वो हुआ करती थी। कुछ भी लिखा, कुछ भी किया तो माँ को सुनाया, माँ ने अपना फीडबैक दिया, फिर मेरी बड़ी दीदी हुई, उनको मैं सुनाती थी। कोई भी चीज़ संगीतबद्ध करती हूँ, तो मैं उसको सुनाती हूँ कि भई मैंने ठीक किया, नहीं किया। और कुछ भी लिखती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड का सपोर्ट रहता है। उनको हालाँकि इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है, बहुत रुचि नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि आप ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, क्योंकि मैं सारे कामों को एनी हाउ कर लेती हूँ, तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ कि मैंने ये काम ज़्यादा कर लिया और इस काम में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया। तो ये मेरा अपना रिलैक्स कम्फर्ट ज़ोन है और जहाँ उन्हें उन्हें ये पता है कि ये अपने लिए भी जीना ज़रूरी होता है, तो ये इसका स्पेस है और इसे अच्छा लगता है, इसे आनंद की अनुभूति होती है अपने जैसे लोगों से मिलकर या अपनी प्रस्तुतियाँ देकर, तो इसके लिए वो बहुत सहज हैं और ब्रॉड माइंडेड हैं, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इस तरह से उनका मोरल सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। माँ सरस्वती आपके साथ है तो और क्या चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने एक गजल संग्रह का जो संपादन किया है, जो कुछ जो गजलकार है उनकी कविताओं को आपने, गजलों को आपने, तो क्या क्या प्रोजेक्ट है वो? जी, मेरा एक ये संपादिक किया हुआ है, ये नए मिजाज का शहर है। ये शहर बशीर है। बद्र की एक पंक्ति थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अ, ये दूसरा मिसरा है उसका, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो। तो क्या एक्चुअली बात। ये जो संपादन का ख़्याल आया वो कोविड के टाइम में आया और कोविड के टाइम में जब हम घरों में कैद हो गए थे तो अ, अपनी जो चीज़ें पोस्ट करने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें पढ़ते थे, दूसरों के एक्सप्रेशंस जो तरह-तरह के अनुभव होते थे, तो सोशल मीडिया का यही हुआ कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो हमने दूसरे शायरों को जो पढ़ा, शायरात को पढ़ा तो उसमें लगा कि भई ये बहुत जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं और कुछ चीज़ें बहुत चौंकाने वाली होती हैं, कुछ बहुत बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी ग़ज़लों में। तो ये ख़्याल आया कि क्यों ना इसको संग्रहित किया जाए और एक किताब इस तरीके से निकाली जाए कि जो 40 वर्ष से नीचे 35 युवा शायरों की बात की है, तो जो युवा साहित्यकार हैं, ग़ज़ल की विधा में काम कर रहे हैं, तो उनसे रचनाएँ, ग़ज़लें मँगाकर फिर उस पे हमने काम किया और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया और बहुत ही कमाल का संग्रह मतलब बनकर आया ये और चर्चा में भी रहा। तो ये इसलिए कि चूँकि गले मिलने का वक़्त नहीं था और नए मिज़ाज का शहर था, तो ये नए मिज़ाज का शहर है इसलिए शीर्षक भी दिया कि अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल परंपरागत नहीं होकर कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। दुष्यंत के बाद से वैसे भी अदम गुण क्या भी आए और बहुत सारे जो नए शायर हैं इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। तो अब सिर्फ़ गज़ल में वो पुरानी इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की जो बात कहते हैं, तो वो सिर्फ़ नहीं है, सिर्फ़ हुस्न और इश्क की बात नहीं है, उसके आगे हटकर भी हर विषय पर
साहित्यकार लिख रहे हैं। तो बस ये विचार आया कि इसको क्यों ना संग्रहित किया जाए, अपने पढ़ने के लिए भी और जो बहुत ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक नया संग्रह हो। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि कोरोना काल में ही ऐसे बहुत ही अद्भुत कार्य होते रहे हैं और जो जी। अब प्रतिफलित हो रहे हैं, अब सामने आ रहे हैं। आपने दुष्यंत कुमार जी का नाम बीच में लिया है। अब देखिए, एक संग्रह उनका आया था और बस साहित्य। जी जी, और उसके बाद वे रहे नहीं। तो अगर उनकी कोई गजल याद है आपको जो आप सुनाना चाहेंगे? बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। जी करण के, अगर है याद हाँ। आपको कुछ, कुछ अगर आपके पास है, आपके पास तो खजाना है, मैंने सुना है। तो अगर आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं, हाँ, मैं अगर एक मुझे याद आ रहा है, मैं उसको कोशिश करती हूँ, अगर वो ठीक से हो जाए। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, क्या ये बात है। सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। वाह वाह, क्या ये बात है। सारा जिस्म यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे मालूम है, पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, गजल की जो उन्होंने नई परंपरा दी है, जो नवीनतम परंपरा दी है, जी। दुर्भाग्य से वे हमारे बीच में नहीं रहे। हमने उनको खो दिया। अगर दुष्यंत आज होते तो क्या होते, कुछ समझ में नहीं आता। जी। क्या जी। वो गजलों की दुनिया, एक नई दुनिया हमको सौंप देते। हमारा जी। सादर नमन है दुष्यंत कुमार जी को। क्योंकि गजलों की बात चली, इसलिए दुष्यंत जी याद आते हैं उस समय, जी। बहुत जी। याद आते हैं। हमारा विनम्र मतलब हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति है। तो आप, लेकिन आपने बहुत अच्छी गजलें भी लिखी हैं, बहुत अच्छे अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। उर्दू में आपने क्या कुछ प्री वर्स में भी लिखा है क्या? उर्दू में गज़लें आई हैं, जो उर्दू निदेशालय से स्वीकृत हुई थी, पांडुलिपि, और ये है मुंतज़िर है दिल। अरे वाह, इस क्या बात है, क्या जी। बात है, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। और अच्छा ये अच्छा, सारा मुख पृष्ठ बना है इसका, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी यही जी। मैं बताना चाह रही थी कि ये सारा कवर पेज मेरी बेटी ने बनाया है, चाहे अच्छा, ये किताब हो, हाँ, और या फिर एक ये संपादन की आई थी बिहार की महिला गज़लकार, तो ये मधुबनी बिटिया ने पेंटिंग। बनाया है? जी, ये क्या मधुबनी करती है पेंटिंग का। बिटिया आपकी? बिटिया क्या करती है आपकी, आरती जी? जी, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में से कर रही है एमए इन हिंदी, और स्नातकोत्तर का भी ये आखिरी सेमेस्टर है, और इसको भी संगीत साहित्य में बहुत अभिरुचि है, पेंटिंग्स वगैरह में अभिरुचि है। तो उसने ही सारा ये डिज़ाइन किया है। ये इस किताब में भी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी है। ये नए बहुत हिसाब से सुंदर, कवर में क्या ये बात बारिश के है। दिनों की फ़ोटोग्राफ़ी है, जिसको मैंने ही इसको कवर पेज बनाया है। तो हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे की चीज़ें उसके साथ जुड़ें, तो मैंने उसको सहेज कर अपने कवर पे लगाया है। तो विधिवत रूप से आपने संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए थी आपको, जिसको कह, जब आपने, जब देखिए एमए भी इतनी शिक्षाएं आपने प्राप्त की हैं, तो विधिवत रूप से, या उसमें आपको समय नहीं मिला उस तरीके अ, से? मुझे नहीं, नहीं, मुझे नृत्य का शौक था,
और चूँकि दीदी गाना गाती थीं, भैया तबला बजाते थे और हम लोग स्कूल में भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मुझे डांस का ही शुरू से शौक रहा। स्कूल्स में भी हर डांस प्रोग्राम से मुझे एज़ ए मतलब सिंगर वहाँ पे कम लोग जानते थे कि मैं गा सकती हूँ, मैं डांस ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, तो मैंने कथक सीखा। हालाँकि मुझे भरतनाट्यम सीखने का बहुत शौक था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कथक का ज़्यादा प्रचलन है, तो यहाँ मुझे गुरु मिले, पंडित नंदलाल मिश्र, उनसे मैंने प्रभाकर तक मैंने कथक सीखा। उसके बाद फिर शादी के बाद इस चीज़ को नहीं कंटिन्यू कर पाई और फिर जैसे-जैसे सिचुएशंस मिलते गए, फिर उसी के हिसाब से चूँकि मेरा फ़ोकस फिर पढ़ाई पे ज़्यादा हो गया, तो पढ़ाई किया और घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारी जो थी, उसको मैंने अपना प्राइम फ़ोकस बनाया। तो क्या फिर वो बात है। तो क्वालिफ़िकेशन के पीछे फिर भागने लगी कि नहीं, अच्छा, आपको ये करना है। हिंदी सिनेमा में, हिंदी फ़िल्मों में बहुत अच्छी ग़ज़लें गाई गई हैं और उनको पिक्चराइज़ किया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें जी, जी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। तो आपको कौन लता जी ज़्यादा पसंद है? क्योंकि कई जो गायिकाएँ हैं या गायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ग़ज़लें गाई हैं। तो आपको व्यक्तिगत रूप से कौन पसंद है ज़्यादा? जी आदरणीय लता दीदी तो ख़ैर सभी की फ़ेवरेट हैं और उन्होंने जो भी गाया वो तो ख़ैर दिल को छूता है और मैं उनकी बहुत सारी जो गज़लें तो कम गीत जो भी हैं फ़िल्मी गीत उसको मैं बहुत गुनगुनाती भी हूँ। आशा भोसले जी ने भी गाया, हालाँकि जब हम छोटे थे एक्चुअली क्या है ये मैं समझती हूँ कि जो बचपन की यादें होती हैं ना वो बहुत मतलब वो जो फ़ेज़ होता है वो आपके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है और बहुत सारी यादें उससे जुड़ी होती हैं। तो मुझे याद है कि जो मैंने इन लोगों को सुना वो दूरदर्शन पे सुना। उस समय दूरदर्शन पे आते थे चाहे आशा भोसले होती है, पिनाज़ मसानी या गुलाम अली साहब या चंदन दास, पंकज उधास, जगजीत सिंह, इन सबों को सुना मैंने दूरदर्शन पे। बाद में फिर उनके एल्बम्स खरीद कर लाए और टेप रिकॉर्डर पे बजा-बजा के शुरुआत तो बहुत वहीं से सुना। हुई, शुरुआत तो जी, वहीं से तो हुई। बस अब वही वही यादें हैं और वही सारे गाने हैं जो अभी भी अगर आप कोई पूछता है तो बस वही पुराने गाने ही और ग़ज़लें याद आती हैं। तो अच्छा, जगजीत सिंह का सुनिए ज़िक्र सुनिए था। सुनिए, इस बीच में सरोजनी कौशिक जी, हमारी प्रतिष्ठित साहित्यकार, हमारे साथ जुड़ गई। अभी बहुत कोशिश कर रही थी जुड़ने की, उनको कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी। मेरे पास उनका संदेश मैसेज आ रहा था, लेकिन चूंकि मैं आपसे बात कर रहा था। और डॉक्टर प्रतिभा जैन जी भी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी नाटककार हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। जी, जी, मैं सबको दोनों का नमस्कार। हार्दिक स्वागत करता हूं। तो तो फिर हाँ, बात चल रही थी कि फिर आपके स्वयं के कौन जिनसे आप ज्यादा प्रभावित है गजल गायन में? गज़ल गायन में तो जगजीत सिंह और गुलाम अली साहब। गुलाम अली अगर आप साहब कुछ की सुनाना चाहेंगे बहुत अच्छा लगेगा हमको। जी, जैसे गुलाम अली साहब का एक ये तो मोहसिन नकवी की ये गज़ल है, इतनी मुद्दत बाद मिले वो, तो मैं हम्म, कोशिश करती हूँ। सुनाइए थोड़ा सा, जगजीत साहब की भी थोड़ा सा सुनाइए। जी, ठीक है। हमारे मित्र तो लगातार जुड़े हैं, आप बाद में देखिए कितनी बधाइयां आपको जी, मिल रही है, आशीर्वाद कितना जी, मिल रहा है आपको। जी जी। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर आरती कुमारी। जी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। आ आ आ कौन सी बात है तुम में ऐसी आ, आ, कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इतने
अच्छे क्यों लगते हो, किन सोचों में गुम रहते हो इतनी। और एक ये गजल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है, और क्या बात। आशा भोसले का सुना था दूरदर्शन पर ही, जी जी। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, वाह। कभी कहा न किसी से। इसी तरह से कुछ कुछ है। एक एक गजल और उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो प्राइवेट एल्बम था गुलाम अली साहब के साथ, सलोना सा सजन है आज मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है आज मैं हूँ। वाह वाह वाह, जी बहुत सुंदर। लेकिन एक कमी रह गई, जगजीत सिंह साहब की कुछ ना सुनाया आपने। आगे ये है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या बात है, जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत। अब ये जो आपका गायन है, अब इसके लिए आपको रियाज भी चाहिए, तो उसके लिए जी थोड़ा बहुत समय निकालती हूँ उसके लिए, कि कैसे निकल पाता है या नहीं। नहीं, समय नहीं निकल पाता है, और धीरे धीरे जब अभ्यास आपका छूटने लगता है या आप उसको रियाज नहीं करते हैं तो वो चीजें खराब होने लगती हैं। तो अभी जो शेड्यूल है उस हिसाब से तो वक्त नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, जब अगर एल्बम निकालने की बात होगी तो ऑब्वियसली पहले रियाज करके अच्छे से उसको तराश कर ही कोशिश करेंगे कि आवाज सबको अच्छी लगे, और जो गजलें मेरी हैं वो लोगों के दिल तक पहुंच सके, दस्तक दे सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं, बहुत सारे मित्र और जुड़ गए। रेणुलता कौल जी बहुत अच्छी गायिका हैं, कश्मीर से हैं, हिंदी और कश्मीरी में गाती है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाती हैं। और इसी तरह से डॉक्टर प्रतिभा जैन जी भी लगातार जुड़ी हैं। आशवा कौल जी कवित्री हैं, कहानीकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुण कुमार कुमार पासवान जी तो लगातार जुड़े हैं। सुनील शिवगंगा सिद्धरम जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। और अनिता पाटनी जी लगातार हमारी नियमित आमंत्रित जी श्रोता है, दर्शक है हमारे कार्यक्रम की। वहां पर तो इस समय प्रातः काल है, प्रातः काल में अनिता जी ये कार्यक्रम देख रही हैं, अमेरिका में बैठी हैं। तो मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार आप मुझे प्रोत्साहित करते रहे, और जो हमारे विशेष अतिथि इस मंच पर आते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने, अब आपकी एक दो गजलें तो हमें और सुननी है, लेकिन आपने फ्री वर्स में हिंदी कविताएं भी लिखी हैं। जी तो मैंने सुना बहुत अच्छी कविताएं हैं,
उसमें से एक दो कविताएं आप डॉक्टर आरती कुमारी जी सुनाइए। जी, कुछ छोटी-छोटी कविताएँ हैं और आपका पहले स्वागत 1-2 है जी। छोटी-छोटी कविताएँ मैं सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। शीर्षक है प्रार्थनाएँ। पढ़ सकते हैं शब्द कम, हो सकते हैं एहसास अव्यक्त, मर सकते हैं सपने। पढ़ सकते हैं शब्द कम, हो सकते हैं एहसास अव्यक्त, मर सकते हैं सपने, पर नहीं मरती हैं प्रार्थनाएँ। पर वाह। नहीं मरती हैं प्रार्थनाएँ, वे अक्सर देर से सुनी जाती हैं ईश्वर के मौन में। वे अरे, अक्सर देर से बहुत सुनी जाती हैं ईश्वर के मौन में। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। एक रचना है स्मृति। आज कई दिनों बाद अनायास ही पलट गए जिंदगी की किताब में स्मृतियों के कई पृष्ठ। आज कई दिनों बाद अनायास ही पलट गए जिंदगी की किताब में स्मृतियों के कई पृष्ठ। वक्त की स्याही से लिखे उन पन्नों पर दिखे अटखेलियां करते कई शब्द, अनुशासित भाव, कुछ स्पंदित क्षण, सूखे गुलाब के निशान और आंसुओं से गिले तुम्हारे खत। और अरे, क्या आंसुओं से बात है, गिले बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारे अच्छी, खत। बहुत अच्छी। अ, एक मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था जब मेरी माँ गुजर गई, तो जीवित रहोगी सदा। क्या बात है, आपका नहीं स्वागत है। उगेगा अब, नहीं उगेगा अब मेरे हिस्से का सूरज, उसकी चमक तुम्हारे चेहरे से थी माँ। नहीं खिलेंगे कल मेरे लिए फूल, उसकी रंगत, उसकी खुशबू सब तुम्हारी हंसी से थी माँ। थम सी गई है हवा, ढूंढ रही है मेरा दिल, जो तुम्हारी धड़कनों के साथ ही धड़कता था माँ। आज से रातें भी हो गई हैं पहले से कुछ अधिक सर्द, तुम्हारी गोद की गर्माहट, तुम्हारे नर्म हाथों का स्पर्श, सब अचानक मुझसे छूट गया है माँ। वाह। हमें बोलना सिखाया, लोरी सुना कई रत जग की तुमने, पर आज खुद खामोशी की चादर तान क्यों सो गई हो माँ। उंगली पकड़ चलना सिखाया और आज न जाने किस अंतहीन यात्रा पर स्वयं निकल पड़ी हो माँ। जूझ रही हूं मैं अकेले स्वयं ही, मेरा साहस, मेरा संबल सब तुम ही तो थी माँ। पर तुम मुझसे चाहे कितनी भी दूर क्यों न चली जाओ, हिस्सा हूं मैं तुम्हारे वजूद का, जीवित क्या बात। रहोगी तुम सदैव मुझ में। अरे वाह, क्या बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं लिख जी रही है आप। आपने जी। अब देखिए ना कि कौन सी विधा आपने छोड़ी है। तो कथा साहित्य में कुछ लिखने का प्रयास किया है आपने? जी, छोटी छोटी लघु कथाएं कुछ लिखी थी पहले ही। इधर अभी उस पे कुछ काम नहीं किया है, वो डायरी में कहीं पड़ी होंगी। लेकिन हाँ, अ, रचना संसार जैसे-जैसे मतलब मैं समझ रही हूँ कि एक किसी विधा में जब आप काम करते हैं, तो आपको दूसरी विधाओं की भी जानकारी होनी चाहिए और दूसरी विधाओं से भी एक विधा में मदद मिलती है। जैसे भाषाओं के साथ है कि आप जितनी भाषाएँ सीखेंगे, तो आपकी भाषा और इनरिच होती है, आपकी अभिव्यक्ति और अच्छी होती है। तो इसीलिए अगर आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करती है, आपके विचारों को उद्वेलित करने में, मंथन करने में। और जब आप कोई विचार आता है, तभी फिर आप उसको किसी तरीके से, किसी भी विधा में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे अभी सोचा नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे इंटरेस्ट है, मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ और जैसे वक़्त मिलेगा फिर वक़्त की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये तो आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं ना। इस बीच में गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं और रश्मि बजाज जी भी जुड़ गई हैं। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण कवियत्री है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है आज के संदर्भ में। और वो जुड़ गए हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। तो जी। कविताएं आपकी बहुत अच्छी हैं, गजलें बहुत अच्छा लिखती हैं आप। अंग्रेजी में भी आपने
बहुत अच्छा लिखा है उर्दू में, क्या बात है। तो ईश्वर करे आपको और सामर्थ्य दे, शक्ति दे, जी प्रदान करें, और लगातार, और आपको किसी की नजर ना लगे। बहुत बढ़िया, आप जारी रखिए अपना लेखन। और विशेष रूप से आपकी जो विधा है वो गजल है। तो जी हमारे मित्र और आपसे गजल सुनना चाह रहे हैं, जो आपकी स्वयं, जो आपको सहज महसूस करते हैं, और आपकी स्वयं की खुद गजल जो है वो सुनाइए। जी जी। हाँ, मैं अपनी ही गजल सुना रही हूँ। हाँ, अपनी अपनी सुनाइए अपनी। जी, एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ इसमें, जो मुझे अच्छी लगती हैं। किनारा हूँ मैं दरिया का, तो तुम धारा की कल कल हो। किनारा हूँ मैं दरिया का, तो तुम धारा की कल कल हो। जहाँ हम तुम मिले हमदम, वही किस्सा मुकम्मल हो। वाह वाह, क्या बात है। जहाँ हम तुम मिले हमदम, वही किस्सा मुकम्मल हो। किनारा हूँ मैं दरिया का, सजी हो पाँव में। आज वट सावित्री की भी पूजा थी, बरसाइत पूजा, तो जी जी। ये गजल उसी इस पे है। सजी हो पाँव में पायल, लगी हो हाथ में मेहंदी, सजी हो पाँव में पायल, लगी हो हाथ में मेहंदी। मेरे सर पर तुम्हारी चाहतों का सुर्ख आंचल हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे सर पर तुम्हारी चाहतों का सुर्ख आंचल हो। किनारा हूँ मैं दरिया का, सिला है मेरी उल्फत का तुम्हारे प्यार को पाना, सिला है मेरी उल्फत का तुम्हारे प्यार को पाना। मेरी सब प्रार्थनाओं का, दुआओं का तुम ही फल हो। बहुत सुंदर। मेरी सब प्रार्थनाओं का, दुआओं का तुम ही फल हो। किनारा हूँ मैं दरिया का। और आखिरी शेर, हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते जिंदगी गुजरे, हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते जिंदगी गुजरे। न दिल में हो शिकन कोई, न माथे पर कोई बल हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत न दिल में हो शिकन कोई, न माथे पर कोई बल हो। किनारा हूँ मैं दरिया का। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, इतनी कलाओं की आपको महारत है, और आप
संगीत भी जानती हैं, आप अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में भी लिखती हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बधाई दे रहे हैं हम आपको, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। तो अब ये बताइए कि अब वर्तमान में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या कुछ नई योजना आप कर रहे हैं, अपनी रचनाओं के बारे में सोच रहे हैं? जी, जैसे मतलब साहित्य तो एक स्पेयर टाइम, क्योंकि मैं फुल डेडिकेशन के साथ तो उस तरह से नहीं अभी वक़्त दे पा रही हूँ, जो एक होना चाहिए। चीज़ें तो बहुत सारी बिखरी हुई हैं, उसको समेटना और एक शक्ल देना वो अलग बात होती है। और जो मेरी जो प्रोफ़ेशनल जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, उसमें भी एकेडमिक में भी जैसे कोर्स बुक राइटर टीम में मैं हूँ, एससीईआरटी के, और कुछ एनसीईआरटी के प्रोजेक्ट्स हैं। चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं और एफएलएन पे काम हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पे बहुत सारा काम हो रहा है, निपुण भारत और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक वो भी ज़िम्मेदारी है। तो अभी तो डीएलएड कोर्स के राइटिंग टीम में थी, तो उसमें एज़ अ राइटर मेरी यूनिट्स हैं। और साहित्य में इंग्लिश पोएम्स का एक कलेक्शन जो बहुत पेंडिंग है, बहुत सालों से मैं चाह रही थी कि सबसे पहले यही आना चाहिए था। तो वो इंग्लिश पोएम्स का कलेक्शन अभी सब मतलब अभी प्रोजेक्ट में है। और कुछ और भी हैं प्रोजेक्ट्स, महिलाओं पर विशेष रूप से मुझे काम करना था, क्योंकि अभी भी जब बात चलती है कि गज़लें कौन कह रहा है, तो शायरों को हम गिन लेते हैं, लेकिन महिला रचनाकारों को नहीं हम गिन पाते हैं और बोलते हैं कि अरे 2-3 ही तो हैं। तो ये यही मेरा एक उद्देश्य था, जो मैंने बिहार की महिला गज़लकार ये जो संपादन किया था इसी वजह से, कि बिहार में बहुत सारी ऐसी महिला गज़लकार हैं जो लिख रही हैं, और उर्दू हो चाहे हिंदी में अपनी भाषा में लिख रही हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। और चूँकि वो अपने आप को उतना सोशल मीडिया से नहीं रखी हुई हैं या उतना अपने आप को एक्सपोज़र नहीं दे पा रही हैं, तो उनको ढूँढ-ढूँढ के फिर मैंने इसमें एक सहेजा था। वैसे ही बहुत सारी ऐसी महिला रचनाकार हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, लेकिन फिर भी नज़रों से दूर हैं, तो उन पे एक प्रोजेक्ट था मेरा, वो भी पेंडिंग, इस वर्कलोड की वजह से थोड़ा पेंडिंग जा रहा है। तो एक वो वाला 2 काम तो है जो अभी पेंडिंग में है। और गज़ल के ले क्षेत्र में और भी मतलब समीक्षाएँ जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो बुक्स भेजते हैं इस उम्मीद से कि उसपे कुछ लिखा जा सके और कुछ समीक्षात्मक चीज़ें आएँ। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाने की वजह से कुछ चीज़ें मतलब आधी-अधूरी हैं। तो वो आधी-अधूरी जो चीज़ें हैं उनको फिर एकत्र करके एक उसको पुस्तक के रूप में लाने की भी योजना है, जो समीक्षाएँ हमारी निकलेंगी। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गोपाल कृष्ण जी ने बहुत अच्छी दुआ आपके लिए भेजी है। ईश्वर से प्रार्थना बहुत करते हैं शुक्रिया। कि आप जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा है। बहुत और सरोज जी, शुक्रिया। कौशिक जी से भी आशीर्वाद मिला। अच्छा काम, जी। बधाई हो आपको। तो बहुत अच्छा। आलोक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शिवगंगा जी आपको बहुत आपका कार्य को सराह रहे हैं, आपको अच्छी दुआएं दे रहे हैं। तो जी। अब देखिए, बहुत समय तो अब लगभग 1 घंटा 12-13 मिनट तो निकल गए, पता भी नहीं चला कैसे है। 5-7 मिनट और हम अब बातचीत वाइंड अप कर लेंगे। और मित्र जैसे जानते हैं, आज हमारे बीच में मुजफ्फरपुर बिहार से सुपरिचित कवयित्री, गजल गो और शिक्षाविद डॉक्टर आरती कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, जिनसे हमने अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में सब में कविताएं सुनी। तो मैं तो अब आपकी इच्छा पर छोड़ देता हूं। कार्यक्रम संपन्न करने से पहले आप क्या सुनाना चाहती हैं अब? जी, जैसे कि मतलब बच्चों के लिए भी मैंने कुछ लिखा है गीत वगैरह, हाँ। कि स्कूल में जी भी जी। मैंने काम किया, कॉलेज में भी किया था। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी कुछ संदेश हो, ऐसा ना हो कि वो सोचे कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो एक हाँ, एक गज़ल से 1-2 शेर पढ़ती हूँ, और जी। उसके बाद फिर एक छोटा-सा गीत उसको पढ़ के। लिखा तो बहुत सारे विषयों पर है, लेकिन सुनाने में फिर वही चीज़ें आती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, वही चीज़ें निकल जाती हैं। तो पहले गज़ल के फॉर्मेट में बच्चों पे लिखा था, तो उसके लिए मैं 1-2 शेर पढ़ती हूँ। फूल खुश फूल कलियों से महकते बच्चे,
फूल कलियों से महकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, इन परिंदों से चहकते बच्चे, इन क्या बात। परिंदों से चहकते बच्चे, आरती हक है उन्हें जीने का, आरती हक है उन्हें जीने का, जो है सड़कों पे भटकते बच्चे, जो वाह है वाह, सड़कों पे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भटकते बच्चे। और कुछ महिलाओं के लिए लिखा था, एक दो उसमें से कथा पढ़ देती हूँ। कब मुश्किलों का नाम है औरत की जिंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की जिंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की जिंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की जिंदगी, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी, रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी, इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनकें, इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनकें, कुदरत का एक पयाम है औरत की जिंदगी, कुदरत बहुत का एक पयाम है औरत की जिंदगी। और बच्चों के लिए गीत लिखा था, वो मैं चाह रही थी कि सुना दूं, एक अंतरा उसका मैं ना, सुनाती ये हूँ। सुनिए, आपका स्वागत है। सुख शांति हो विश्व में, ऐसे कार्य महान करो, सुख शांति हो विश्व में, ऐसे कार्य महान करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो, उनका रखना हाथ थाम कर जो सदियों से हारे हैं, उनका रखना हाथ थाम कर जो सदियों से हारे हैं, गले लगाओ उनको जो दुख दर्दों के मारे हैं, गले लगाओ उनको जो दुख दर्दों के मारे हैं, मानवता की सेवा करके सबका तुम सम्मान करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो, उठे नजर जो बुरे देश पर, उनकी आंखें नोच लो तुम, देश की खातिर बलिवेदी पर जान भी देंगे सोच लो तुम हो वीर सपूत धरा के, तुम हो वीर सपूत धरा के, तन मन धन कुर्बान करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो, उठो देश के नौनिहालो, नवयुग का निर्माण करो। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी देखिए, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो रहे हैं। हमारे सभी मित्र लगातार जुड़े हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजकल के समय में इतना बहुत बहुत इतनी फुर्सत से एक कार्यक्रम सुनना, ये तो जी आपके आपकी प्रतिभा का ही आकर्षण है, जो लगातार जुड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे इस मंच को, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच को, वे अपना आशीर्वाद और अपनी अच्छी दुआएं साथ में देते रहें, और हम आगे आगे और प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से आप उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब कार्यक्रम का समापन हम करेंगे अब आपकी अंतिम रचना से। उसके बाद फिर आप 2 शब्द कहेंगे उन मित्रों के लिए जो लगातार अभी तक आपको सुनते आ रहे हैं। जी जी, तो गजल एक सुनाती हूँ मैं।
आपका स्वागत है। जी जी। मेरी पहली रचना जो गज़ल थी बहुत लोगों को पसंद आई थी और सभी का स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला था उस पर। तो वो मैं सुनाती हूँ। आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात। जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात। आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। वाह वाह, बहुत सुंदर। यूं मेरे दर्द दिल की दवा बन सके न तुम। यूं मेरे दर्द दिल की दवा बन सके न तुम। रिश्ते रहे हैं जख्म पुराने तमाम रात। रिश्ते रहे हैं जख्म पुराने तमाम वाह, रात। बहुत सुंदर, और ये बहुत सुंदर। शेर बतौर खास जी, बहुत शुक्रिया। तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब। तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब। आए थे जुगनू उसको मनाने तमाम रात। बात है, क्या बात। आए थे जुगनू उसको मनाने तमाम रात। और आखिरी शेर। आपका स्वागत है। आई नहीं ना आँख लगी सुबह हो गई। आई नहीं ना आँख लगी सुबह हो गई। करती रही है नींद बहाने तमाम रात। वाह वाह, करती रही है नींद बहाने तमाम रात। जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात। आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, मुझे तो संगीत की उतनी समझ है नहीं, लेकिन आपके लिए एक सूचना दे दूं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जो बहुत बड़े गजल गायक हैं, राजस्थान में रहते हैं, उनको तो वैसे कहा जाता है कि ये दूसरे जगजीत सिंह साहब है हमारे संगीत के अरे संसार में। और जी उन्होंने बहुत अच्छी आपकी आवाज, कलाम, संगीत की समझ और कंपोजिशन का काबिल तारीफ है, उन्होंने कहा है। कह रहे हैं बहुत 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 बढ़िया। वो लिख रहे हैं, इस महफिल में, आपकी महफिल में अभी भी आया हूँ, क्योंकि ये समय उनका रियाज का होता है। मेरे परम मित्र है, मुझे पता है उनकी संगीत की गतिविधियां क्या रहती है। तो अब ये जी रियाज से अब मुक्त हो गए होंगे वहां से, तो अब हमारे साथ जुड़ गए। तो अब क्या करूं मैं, इनकी फरमाइश तो माननी पड़ेगी। इन्होंने लिखा है कि आरती जी और कुछ सुनाइए। अब मैं कैसे, अब क्या करूं, मैं भी दुविधा में पड़ गया। अब मैं कार्यक्रम समाप्त करने की तरफ था। अब एक छोटी रचना और सुनाइए आप, माइक ऑन जी करिए। जी जी। एक मतलब एक शेर ऐसे ही करके सुना देती हूँ कुछ। जी जी, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। जी जी। जी ठीक है। छोटी बहर की गजल है।
जी। तेरी याद में, तेरी याद में, तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी। मेरा जो गया कब तुम्हारा गया है, मेरा जो गया कब वो तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो है मेरी भी आदत, तुम्हारी ही जैसी है मेरी भी आदत, तुम्हारी ही जैसी है मेरी भी आदत, तुम्हारे ही जैसी। हर एक रंग मुझ पे, हर एक रंग मुझ पे तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अब आपका मन भी प्रसन्न हो गया होगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपके लिए बहुत अच्छा कमेंट किया है। वो कह रहे हैं कि सुर पर आपकी पकड़ लाजवाब है। मैं क्षमा चाहूंगा मित्रों से, समय अब पर्याप्त हो चुका है। आरती जी को और सुनना चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगे आप और कुछ समय निकालिए, हमारे इस मंच पर आइए, और आपको लोग सुनना चाहते हैं, बहुत जी अच्छा लगेगा। और आज हम अब यहीं पर विराम देंगे। अपने मित्रों के लिए दो शब्द कहेंगे आप, जो जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। लगातार 1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जी, मित्र। जी। हाँ, मैं इस पटल से जुड़े हुए जितने भी साहित्य सुधीजन यहाँ पर मुझे लगातार सुन रहे हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं मतलब मैं खुद ही पीछे किसी वजह से मैं नहीं जुड़ पा रही थी, हालाँकि मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं उपेंद्र सिंह रैना जो सर का पटल है, और ये बहुत ही समृद्ध पटल है। यहाँ पर लोग आते हैं और घंटों-घंटों सुनते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, तो एक रचनाकार को ये प्यार मिलना, ये आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है, पाठकीय प्रतिक्रिया मिलना ज़रूरी होता है। और आज आपने जो इतना बहुमूल्य समय निकाला, मुझे सुना, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ रैना सर का और इस पटल का भी, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये अवसर दिया आप लोगों से रूबरू होने का, और ताकि मैं अपनी कुछ रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकी। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि यदि फिर मुझे कुछ सुनाने का अवसर मिलेगा, कुछ नई रचनाओं के साथ फिर कभी मैं आपसे मिल पाऊँगी, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और रैना सर आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह सुंदर अवसर दिया। डॉक्टर आरती कुमारी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, और आपको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़ गए, और अब अंत में पूनम शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, और उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा। और डॉक्टर अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, और अच्छा है। और पुनः आगे फिर जुड़ेंगे, ईश्वर ने चाहा तो फिर आपके माध्यम से आप जैसी प्रतिभा को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हमारे मित्रों को जो पसंद है और जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, उनको मैं यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करूं, और बातचीत करेंगे। उसी बातचीत के बहाने उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो
उनके जो काव्य प्रस्तुतियां हैं उनको इस मंच के माध्यम से अपने मित्रों तक पहुंचाओ। तो डॉक्टर आरती कुमार जी, आप इतने दूर से हमारे साथ जुड़ गए और बहुत अच्छी बात ये रही कि आपका नेट मेरा नेट बहुत बढ़िया काम करता रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। मुजफ्फरपुर बिहार से आज हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर आरती कुमारी जी, जो सुपरिचित कवियत्री, गजल गो और शिक्षाविद हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं आप। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मित्रों, आज हमारे बीच में डॉक्टर आरती कुमारी जी थी। हमने उनसे उनकी गजलें, कहानियां, कविताएं और उनके बारे में यहाँ पर जाना। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे इस वीक में, हम उनको पुनः शुभकामनाएं दे रहे हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। आगे फिर एक नई प्रतिभा के साथ हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक मुझे आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।